हेलो, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? अंतिम क्लास में मैंने आपको पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में बताया था और पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में हमने ये बताया था कि तीन प्रकार के पिरामिड होते हैं: जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और संचित ऊर्जा का पिरामिड, है ना। इसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें कि जैसा कि आपको देख रहे हैं यहाँ पे शीर्षक को देखकर आपको क्लियर हो चुका होगा कि आज हम किस वीडियो पे चर्चा करेंगे, किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पिछले जितने भी क्लासेस रहे हैं, उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में आप उसका जरूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिखिए, जो आपकी क्वेरीज है या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कंफर्म कर सकते हैं, है ना। चलिए आइए, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं। पर्यावरण के रेफरेंस में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से है, जैसे किन शीर्षकों के अंतर्गत आप जैव विविधता का अध्ययन करेंगे। जैव विविधता कर लीजिए या इसी को अंग्रेजी वर्जन जो इसका है बायोडाइवर्सिटी। किन शीर्षकों के अंतर्गत इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, पहले उसको मैं आपसे परिचित करा दूं। सबसे पहले क्या है, आखिर जैव विविधता कहते किसे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, पृथ्वी पर जैव विविधता का वितरण किस क्रम में पाया जाता है, कहाँ अधिक पाई जाती है, कहाँ कम पाई जाती है, ठीक है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जैव विविधता के केंद्र बिंदु, जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहाँ पर है पूरी पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर। और विशेषकर अगर देखा जाए तो भारत के संबंध में, क्योंकि चूंकि आप भारत के निवासी हैं, भारत में निवास करते हैं, तो भारत में हॉट स्पॉट केंद्र कहाँ है, जैव विविधता के उष्ण स्थल कहाँ है, तप्त स्थल कहाँ है, उस पर चर्चा की जाएगी। और सबसे लास्ट में जैव विविधता का संरक्षण क्या है, जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए इस वीडियो का शुभारंभ किया जाए। सबसे पहली चीज, जैव विविधता क्या है, ठीक है, इसको मिटा दो इस चीज को। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता की बात करिएगा, जैसा कि आप नाम से स्पष्ट है, हिंदी के स्टूडेंट आप रह चुके हैं। अगर इसको आप विग्रह कीजिए, एक शब्द आपका होगा जैव और दूसरा है विविधता, ठीक है। अगर जैव विविधता के बारे में कहा जाए तो ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है जीव और दूसरा है विविधता। जीव का मतलब जीवीय समुदाय, है ना। जीव का अभिप्राय जीवी समुदाय से है, जीव जंतुओं से है, वनस्पतियों से है। और विविधता, विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नताएं। किसी निश्चित क्षेत्र में जीवी समुदाय में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, इसी को आप क्या कहते हैं, जैव विविधता के रूप में जानते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में जीवों के मध्य पाई जाने वाली, जीवों की प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता के रूप में जानी जाती है। और जैसे मान लीजिए कि अगर किसी निश्चित क्षेत्र में हिरण मिल रहा है तो हिरण की कई प्रजातियां आपको मिलेंगी। अगर कोई गाय मिल रही है तो उसकी कई प्रकार की प्रजातियां मिलेंगी, यानी गाय में भी कई प्रकार की प्रजातियां हैं। या वनस्पति है तो वनस्पति में भी कई प्रकार की वनस्पतियों का वितरण वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको बताई कि ऐसा क्षेत्र जहां पर जीवी विविधता पाई जाती है, जैविक विविधता पाई जाती है, इसी को आप क्या कहते हैं, जैव विविधता के रूप में जानते हैं। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है इसे आप कहते हैं बायो डाइवर्सिटी, ठीक है। जैव विविधता शब्द का अंग्रेजी वर्जन बायोडाइवर्सिटी है। और इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम आता है वाल्टर जे रोसेन। WJ रोसेन यानी वाल्टर जे रोसेन के द्वारा जो है बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था। जैव विविधता का आंग्ल वर्जन है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपसे कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया। इन वैज्ञानिक के नाम को ध्यान रखिएगा कि जैव विविधता के लिए बायोडाइवर्सिटी शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो उत्तर आपका क्या होगा, WJ रोसेन के द्वारा, यानी वाल्टर जे रोसेन के द्वारा। ये तो बात रही आखिर जैव विविधता है क्या। अब आते हैं जैव विविधता के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, है ना। जैव विविधता के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, तो आवश्यक शर्त क्या है इसको देख लीजिए। कहां पर जैव विविधता पाई जाएगी, आवश्यक दशाएं कह लीजिए या आवश्यक शर्तें कह लीजिए। जैव विविधता के लिए आवश्यक है कि हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान होना चाहिए, और उच्च वर्षा यानी हाई रेनफॉल। जिस स्थान पर पृथ्वी पर जहां पर यह दोनों ही दशाएं आपकी क्या होंगी, आवश्यक होंगी, मिलेंगी, वहां पर जैव विविधता आपकी ज्यादा पाई जाएगी। 2 चीजें ध्यान रखिएगा। पहली चीज टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर, और R फॉर क्या है, रेनफॉल। टेम्परेचर यानी तापमान, तापमान हाई रहना चाहिए, तापमान अधिक होना चाहिए।
और रेनफॉल यानी वर्षा की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ठीक है, जहां तापमान अधिक होगा वहां वाष्पीकरण अधिक होगा, जहां वाष्पीकरण अधिक होगा वहां बादलों का निर्माण होगा। जब बादल बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि बारिश भी होगी। तो तापमान और वर्षा ये दोनों ही क्या है, समानुपाती हैं। और जहां पे यह दोनों हाई रहेंगे, जहां पर जिस स्थान पर यह दोनों ही चीजें आपको मिलेंगी अधिक मात्रा में, वहां पर ऑटोमेटिक जैव विविधता का संकेंद्रण में क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई सीधी सी बात है, जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, जीव कहाँ पाए जाते हैं, जानवर कहाँ पाए जाएंगे, पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में या फिर जंगलों में पाए जाएंगे। और वनस्पतियां कहाँ पाई जाएंगी, जहां पर वर्षा अधिक होगी। और जाहिर सी बात है, वर्षा कहाँ पे अधिक होगी, तो वर्षा वहीं पे अधिक होगी जहां का तापमान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्त में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहां पर तापमान भी हाई होना चाहिए और वहां पर वर्षा भी अधिक होना चाहिए। जब यह दोनों ही कंडीशन आपकी दोनों ही भौगोलिक दशाएं आपकी उच्च होंगी तो उस कंडीशन में जैव विविधता क्या होगी, अधिक पाई जाएगी। इतनी बात, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब अगर पृथ्वी पर जैव विविधता का वितरण की बात की जाए, क्या है जैव विविधता का वितरण पृथ्वी पर, इसको देख लिया जाए। पृथ्वी पर जैव विविधता का वितरण कैसे हुआ उसको देख लेते हैं एक बार। इसे मान लीजिए कि आपकी पृथ्वी है, ये ग्लोब है, पृथ्वी का छोटा स्वरूप क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है। यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ पे जो है साउथ पोल है। ठीक है, आपको मालूम है कि पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक वृत्त गुजरता है। इस वृत्त को आप 0 डिग्री से दिखाते हैं या इसी को कहते हैं, सॉरी, विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त कह लीजिए या भूमध्य रेखा, या अंग्रेजी में इसी को आप कहते हैं इक्वेटर। पृथ्वी पर खींची गई सबसे लंबी अक्षांश रेखा है ना। पृथ्वी से उत्तर की तरफ बढ़िएगा तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। ये मैंने जो है एक डायग्राम बनाया है, आपको समझने में आसानी होगी। पृथ्वी पर जैव विविधता के बारे में आप पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी पर जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, कहाँ अधिक पाई जाती है, कहाँ कम पाई जाती है। सिंपल सा एक प्रश्न है, आपको मालूम है कि पूरी पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर, ये जो आपकी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा क्या होती हैं, 12 महीने लंबवत होती है। विषुवत रेखा पर 12 महीने सूर्य की किरण लंबवत होती है, मतलब तापमान की प्राप्ति क्या होती है, वह अधिक होगी। जब तापमान अधिक होगा तो जाहिर सी बात है कि वर्षा भी अधिक होगी, है ना। 12 महीने विषुवत रेखा पर क्या होता है, तापमान अधिक पाया जाता है, और जब तापमान अधिक होता है तो जाहिर सी बात है वहां वर्षा भी अधिक होगी। मतलब विषुवत रेखीय प्रदेशों में, चाहे आपका अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश हो, चाहे अर्जेंटीना, ब्राजील का क्षेत्र हो, है ना, या फिर युगांडा हो गया, बुरुंडी हो गया, केन्या हो गया, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे तापमान अधिक होता है ना। तो इन क्षेत्रों में तापमान अधिक होगा और तापमान अधिक होता है, जाहिर सी बात है कि वर्षा क्या होगी, अधिक होगी। वर्षा अधिक होगी तो डाइवर्सिटी भी क्या होगी, वह अधिक होगी। तो यह जो क्षेत्र है 30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, इसे आप कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पे आइएगा 66 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे जो होगा 66.5 डिग्री साउथ। यह जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यानी 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक और 30 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक, इन दोनों ही क्षेत्रों को आप कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण। और यह क्षेत्र भी आपका क्या होगा, शीतोष्ण होगा, है ना। तो सबसे अधिक तापमान आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, उससे कम तापमान जो है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। और जो ऊपरी क्षेत्र है नॉर्थ पोल का क्षेत्र और यहाँ पे साउथ पोल का क्षेत्र, इसको हम इस तरह से दिखा दे रहे हैं, है ना। यहां पर तापमान की प्राप्ति जो है सबसे कम होती है। इस दोनों को आप कहते हैं शीत
कटिबंध, और यह क्षेत्र भी आपका क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध होगा। अब देखिए, अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सब चीजें एकदम शीशे की तरह क्लियर हो जाएगी। कैसे? उष्णकटिबंध मतलब जहां पर तापमान की प्राप्ति अधिक होती है, कहां से कहां तक है, तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, है ना। शीतोष्णकटिबंध 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और यहाँ पे 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 66.5 डिग्री साउथ तक, ये शीतोष्णकटिबंध है, जहां समान रूप से शीत भी होगा और उष्णता भी होगी, है ना। 66.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक और 66.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 90 डिग्री साउथ तक, इन क्षेत्रों में तापमान की प्राप्ति कम होती है। परिणाम स्वरूप इन दोनों ही क्षेत्रों में तापमान की कमी होती है और शीत की अधिकता होती है, बर्फ का विस्तार पाया जाता है। सबसे कम तापमान कहाँ पे होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर, और सबसे अधिक तापमान कहाँ पे होगा, तो इस विषुवत-रेखीय प्रदेश में सबसे अधिक तापमान होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैव विविधता के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं। क्या? पहला, तापमान अधिक होना चाहिए, है ना, तापमान अधिक होना चाहिए, और साथ ही साथ वर्षा भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि जहां पर यह दोनों तापमान होंगे, मतलब तापमान भी अधिक होगा, वर्षा भी अधिक होगी, वहां पे वनस्पतियां पाई जाएंगी, वन पाए जाएंगे, और वन की उपस्थिति अधिक होने की स्थिति में जैव विविधता भी क्या होगी, वहां पे अधिक होगी। इस डायग्राम को देखने के बाद आप ये निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि चूंकि सबसे अधिक तापमान जो है विषुवत-रेखीय प्रदेश में पाया जा रहा है, यानी विषुवत-रेखीय या भूमध्य-रेखीय प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए जो सबसे अधिक जो आपका तापमान होगा, वर्षा होगी, वो कहां पे होगी, विषुवत-रेखीय प्रदेश में होगी। परिणाम स्वरूप जैव विविधता क्या हो जाएगी, अधिक होगी। जैव विविधता मैक्सिमम होगी कहां पर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मतलब विषुवत-रेखीय 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक, विषुवत-रेखा सबसे अधिक, है ना। और सबसे अधिक कम तापमान कहां पाया जा रहा है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे पाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप इन दोनों ही स्थानों पर तापमान कम होगा, और तापमान कम होने की स्थिति में रेनफॉल भी कम होगा। परिणाम स्वरूप वन आपके नहीं पाए जाएंगे, और जैव विविधता का यहाँ पे क्या होगी, जैव विविधता में कमी, जैव विविधता में कमी हो जाएगी, ये भी कमी होगा और यहाँ भी कम होगा, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप मेरी बातों को स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे, उम्मीद ऐसा करता हूं। क्यों? क्योंकि तापमान और वर्षा के समानुपाती जैव विविधता होती है। जहां तापमान अधिक होगा वहां वर्षा अधिक होगी, जहां वर्षा अधिक होगी वहां पे जैव विविधता अधिक होगी, है ना। दूसरी चीज, तापमान कम मतलब वर्षा कम, कहां पे तापमान कम है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे। परिणाम स्वरूप यहाँ भी वर्षा भी कम होगी, वर्षा कम होगी तो वन नहीं पाए जाएंगे, और जब वन नहीं पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है जैव विविधता में कमी होगी। निष्कर्ष रूप में आप यह कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो कहां पाई जाती है, विषुवत-रेखीय प्रदेशों में, और सबसे कम जैव विविधता कहां पाई जाएगी, तो आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, है ना। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूं, इसको मैं बता दूं। ऑप्शन में आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे घटेगी, बढ़ेगी, पहले घटेगी, फिर बढ़ेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी ना, एक मिनट, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, और चौथा ऑप्शन देगा स्थिर रहेगी, है ना, स्थिर रहेगी। ऑप्शन मैंने आपको पहले दे दिया है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, घटेगी, बढ़ेगी, पहले बढ़ेगी, फिर घटेगी और स्थिर रहेगी। क्या प्रश्न ये देखिएगा, हमने यहां बनाया, उम्मीद आपको दिखाई दे रहा होगा, पृथ्वी है, ये आपकी विषुवत रेखा है, ये नॉर्थ पोल है, और ये जो है साउथ पोल है ना। पूछा ये जाता है, ऑप्शन आपको ये दिया जाएगा और पूछता ये है कि निम्नलिखित में से यदि हम विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ बढ़ें, या तो उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएं, कहीं भी विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे या फिर दक्षिण में जाएंगे, तो जैव विविधता पे प्रभाव क्या पड़ेगा, है ना। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और ऑप्शन आपका दिया गया है, जैव विविधता घटेगी, जैव विविधता बढ़ेगी,
पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, और या ऑप्शन दिया है स्थिर रहेगी। क्या होगा उत्तर? आप, मुझे लगता है कि अगर आप इससे पहले वाले डायग्राम को समझ गए होंगे तो इसका उत्तर देने में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अगर हम विषुवत रेखा, सबसे अधिक जैविकता कहाँ पाई जा रही है? विषुवत रेखीय प्रदेशों में। जब विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान में क्रमशः कमी होगी। सबसे अधिक तापमान आपका विषुवत रेखा पर और सबसे कम तापमान ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो जैविकता पे प्रभाव क्या होगा? सबसे अधिक जैविकता आपकी पाई जाएगी विषुवत रेखा पर, और ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान में कमी होगी, परिणामस्वरूप जैविकता में भी कमी होगी। परिणामस्वरूप आपका उत्तर क्या होगा कि इसमें क्रमशः जैविकता में कमी आएगी। पहली चीज है ना, जब आप विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं या दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में कमी होती है, रेनफॉल में कमी होती है, परिणामस्वरूप जैविकता भी कम होगी। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? घटेगी, क्रमशः कमी आएगी जैविकता में, है ना। दूसरी चीज, इसी ऑप्शन सेम रहे और पूछा ये जाए, प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर दे आपसे एग्जाम में, पूछेगा ये कि यदि आप एक ध्रुव से, मान लीजिए कि आपकी लोकेशन उत्तरी ध्रुव पे है, आप उत्तरी ध्रुव से चलना आरंभ करते हैं और धीरे धीरे जो है विषुवत रेखा पे आते हैं, विषुवत रेखा से आप दक्षिण ध्रुव पे जाते हैं, है ना। पूछा यह जाता है कि यदि आप उत्तरी ध्रुव से चलना आरंभ करते हैं और दक्षिण ध्रुव पे जाएंगे तो जैव विविधता पर प्रभाव क्या पड़ेगा, है ना। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। यदि आप उत्तरी ध्रुव पे हैं, दक्षिण ध्रुव पे जाएंगे तो जैव विविधता पर क्रमशः प्रभाव क्या पड़ेगा? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, घटेगी, बढ़ेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, या फिर स्थिर रहेगी। तो इसका भी उत्तर आप आसानी से लगा सकते हैं। कैसे? सबसे कम, मान लीजिए डाइवर्सिटी यहाँ सबसे कम होगी उत्तरी ध्रुव पर, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे, भूमध्य रेखा की तरफ, तो तापमान में वृद्धि होगी, और तापमान में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगी कि जैव विविधता में भी वृद्धि होगी। यानी सबसे कम डाइवर्सिटी आपकी नॉर्थ पोल पर, इससे कम यहाँ पे होगी, इससे अधिक यहाँ पे होगी, और इसके सापेक्ष यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी सबसे अधिक हो जाएगी। तो जब आप ध्रुवीय क्षेत्र से, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं, तब तो तापमान में क्रमशः वृद्धि हो रही है, परिणामस्वरूप जैव विविधता भी क्या होगी?